एक टाइम पे 18,000 करोड़ रुपए की इवैल्यूएशन वाली कंपनी बायजूस को आज ज्यादातर लोग स्कैम कह रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि जिस कंपनी ने इंडिया के एजुटेक सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज करा था, आज पूरा इंटरनेट उसको स्कैम बोल रहा है। चुल उठी ना कि ऐसा क्या हुआ बायजूस के साथ, जो इंडिया का सबसे वैल्यूड एजुटेक स्टार्टअप हुआ करता था, उसको लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो यही जानेंगे आज इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपके मन में भी ऐसे चुल भरे सवाल आते रहते हैं। खैर, शुरू करते हैं। तो बायजूस की कहानी शुरू होती है एक इंसान के साथ जिनका नाम है बायजूस रविंद्रन। ये केरला के एक छोटे से कोस्टल गांव से आते हैं। अब इनिशियली बायजूस रविंद्रन एक मल्टीनेशनल शिपिंग कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे थे और 2008 में इन्होंने सोचा कि यार भाई एमबीए किया जाए। इन्होंने कैट का एग्जाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में इनके 100% आ गए। लेकिन जैसे सारी दुनिया करती है वैसे इन्होंने नहीं किया। इन्होंने कोई आईआईएम कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, बल्कि इन्होंने शुरू कर दी आईआईएम जाने की कोचिंग, यानी कि कैट कोचिंग। आप जिन लोगों को कैट नहीं पता, कैट एक एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आपने एमबीए करनी है तो आपको कैट एग्जाम देना होगा। इसके हिसाब से आपको मिलेगी रैंकिंग और उस रैंकिंग के हिसाब से आपका कॉलेजेस में एडमिशन होगा। तो धंधा अच्छा चलता है तो रविंद्रन इसको एज अ बिजनेस रजिस्टर करते हैं 2011 में एज थिंक एंड लर्न। तो इस कंपनी का नाम होता है थिंक एंड लर्न और ये फोकस करते हैं K-12 पे, यानी कि केजी से लेके 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब ये शिफ्ट हो गए हैं और पढ़ा रहे हैं केजी से लेके 12 तक के बच्चे। पहले ये कैट के लिए प्रिपेयर करवा रहे थे। अब ये भी बहुत बढ़िया चलने लगा, इतना बढ़िया कि 2012 में इनको डेलॉयट ने एक अवार्ड दिया फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक स्टार्टअप का, और इस अवार्ड का नाम था डेलॉयट टेक्नोलॉजी फास्ट 50 इंडिया। और इसके बाद 2013 से शुरू होता है इस कंपनी का फंडिंग का सिलसिला। 2013 में पहली बार इन्होंने एरियन कैपिटल से $9 मिलियन लिए एज सीरीज ए फंडिंग, जिसके बाद इन्होंने 2014 में 8th से लेकर 12th तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए टैबलेट प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जो इनका 80% रेवेन्यू लेके आता है आज भी। और इसके अगले ही साल यानी कि 2015 में इन्होंने लिए $25 मिलियन सिकोया कैपिटल से। भाई सिकोया कैपिटल एक बहुत बड़ा नाम है और सीरीज बी अगर आपने सिकोया कैपिटल से लॉक करिए तो भाई साहब मजा ही आ जाता है। और इस मजे के चलते इन्होंने जब लॉन्च किए अपने ऐप, तो उस लर्निंग ऐप के लॉन्च होते ही पहले 3 महीने में इन्होंने एक्वायर कर लिए थे 20 लाख स्टूडेंट्स। अब आप कहोगे भाई साहब ऐसा क्या कर दी थी ये कंपनी जो ताबड़तोड़ फंडिंग मिल रही है और भाई साहब लोग इनके पास आए जा रहे हैं। तो देखो भाई, इन्होंने ना बहुत बड़ा गैप फिल किया। इसके साथ इनकी टाइमिंग और जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करा रहे थे उसका बहुत अच्छा मैच था, जिसकी वजह से इनको सक्सेस बैक टू बैक मिलती रही। अब होता पहले ये था कि 2014 से पहले तो कोई इंटरनेट का पेनिट्रेशन था ही नहीं। लोग ज्यादातर अपनी जो ऑफलाइन क्लासेस होती थी वहां पे पढ़ा करते थे, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा करते थे। और आपने पहले देखा होगा कि 8-9 के बाद ही बच्चा अपने शहर से बाहर चला जाता था, क्योंकि उनके शहर में अच्छी कोचिंग्स नहीं होती थी। आईआईटी, जेईई और मेडिकल एग्जाम्स के लिए लोग तैयारी किया करते थे, दूसरे शहर जाया करते थे अच्छे टीचर्स की तलाश में, अच्छी कोचिंग्स की तलाश में। लेकिन उसके बाद आया 4G, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ी और इसके आते ही आ गया बायजूस अपनी सर्विसेज लेके। अब यहां पे कहानी ये बनी कि जिस बच्चे को 1.5 लाख रुपए फीस देके बाहर जाके रहना पड़ता था, खाना पीना मैनेज करना पड़ता था और रहने पीने खाने में अलग खर्चा हुआ करता था, वही ये कोर्स आपको ऑनलाइन दिया करते थे सिर्फ 50,000 में, यानी कि 1 लाख तो भाई साहब आपकी ट्यूशन फीस सीधी सीधी बच गई। उसके बाद आप घर में पढ़ रहे हो सीधा सीधा, यानी कि कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, अपने घर के कंफर्ट में पढ़ रहे हो, जो कि बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग था बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा सूदिंग था। और इसी गैप को भरते हुए 2018 तक इनके पास 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 90 लाख स्टूडेंट्स इनके पेड यूजर्स थे। और ऐसा ही फंडिंग का सिलसिला भी इनके साथ चलता रहा। मल्टीपल फंडिंग राउंड्स के बाद 2022 में इस कंपनी की इवैल्यूएशन हो गई $22 मिलियन, यानी कि 18,000 करोड़ रुपए। और इनके इन्वेस्टर्स में बहुत बड़े बड़े नाम जैसे सिकोया कैपिटल और चैन ज़ुकरबर्ग भी थे। लेकिन इतनी इन्वेस्टमेंट होने के बाद और 90 लाख पेड सब्सक्राइबर्स होने के बाद इनकी लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर, या फिर जो इन्होंने अभी तक दिखाया है फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसमें इन्होंने 4600 करोड़ रुपीस का लॉस दिखाया, यानी कि एक तरीके से आप समझ लीजिए कि 12 से 15 करोड़ रुपए का लॉस डेली। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से इनको स्कैम बोला जा रहा है। तो आइए जानते हैं वो सारे रीजंस कि क्यों भाई, क्यों इस कंपनी को स्कैम बोला जा रहा है। तो जो सीधी सी बात है, जब आप चीजें छुपाने लगते हो ना, तो लोगों के मन में अपने आप डाउट आ जाता है कि भाई साहब दाल में कुछ काला है। अब ये चीजें छुपाते आ रहे हैं पिछले 18 महीने से, यानी कि जो 2021 फाइनेंशियल ईयर की जो इनकी स्टेटमेंट्स थी,
वाली जो इनकी अकाउंटिंग थी वो इन्होंने 18 महीने बाद डिस्क्लोज करी है, जिसके अंदर इन्होंने ताबड़तोड़ लॉसेस दिखाए हैं। इतने लॉसेस की 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उन्होंने दिखाई है, जो उन्होंने रिलीज करी है, उसमें 19% का नहीं, 19 गुना का, यानी कि 19 गुना ज्यादा इन्होंने उसके अंदर लॉस किया। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में इन्होंने लॉस किया था 231 करोड़ रुपए का, और अब करंटली इनका लॉस चल रहा है 4588 करोड़ रुपए का, यानी कि 19 गुना का इजाफा। इसके अलावा इनका जो रेवेन्यू है, ओवरऑल रेवेन्यू है, वो 3% से कम हो गया है। अगर आप भाई साहब लॉस ज्यादा कर रहे हो तो भाई कहां, मतलब पैसा कहां जा रहा है। उसके बाद आपका रेवेन्यू भी कम हो गया, 3% रेवेन्यू पिछले साल से इनका कम हो गया, मतलब 2020 से। और अगर आपको यही टेंशन की बात लग रही हो तो मुझे नहीं लग रहा भाई कंपनी किसी भी टेंशन में थी, क्योंकि इनकी हरकतें सुन लो। ये सब होने के बावजूद भी इनके जो एक्सपेंस है वो पिछली बारी से 2 गुना ज्यादा हो गया है। यानी कि 2020 में इनका एक्सपेंस था 2873 करोड़ रुपए, जो कि 2021 में बढ़कर हो गया 7027 करोड़ रुपए। मतलब मेरे मन में तो आ रहा है भाई क्या कीजिएगा इतने पैसे का, मतलब कौन बना करोड़पति में 1 करोड़ में पूछ लेता है भाई, ये 7000 करोड़ का क्या कर रहे हैं भाई यार। खैर अब ये जान लेते कि भैया ये इतना खर्चा कर कहां रहे हैं। तो ये तो आपको और मेरे को दोनों को पता है कि भाई साहब ये एक कंपनी ऐसी है जो खर्चा करने में, मार्केटिंग के ऊपर बिल्कुल भी जो है कोतायत नहीं बरतती, यानी कि दबा के खर्चा करती। जैसे चाहे बात हो शाहरुख खान जैसी सेलिब्रिटी को करोड़ों रुपए देके सिर्फ अपने कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाना, या फिर फीफा वर्ल्ड कप का वन ऑफ द स्पॉन्सर्स बन जाना। अब इस चीज के हद इस चीज से समझो कि इनके जो तीनों कंपटीशन है ना, यानी कि अपग्रेड, वेदांतु और अनअकैडमी, इन तीनों के मार्केटिंग एक्सपेंसेस को अगर मिला दिया जाए तो होता है 793 करोड़ रुपीस। और भाई साहब इन्होंने इन तीनों के मार्केटिंग एक्सपेंस को मिला के उससे 3 गुना ज्यादा खर्चा करा है मार्केटिंग पे, यानी कि 2250 करोड़ रुपए। मतलब थोड़ी मर्यादा रखिए। अब इसी खर्चे की वजह से ना इंटरनली थोड़ी सी भसड़ होने लगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो इनका कोर बिजनेस है वो है टीचिंग, और पढ़ा कौन रहा है? टीचर्स। अब टीचर्स को अगर सैलरीज देने की बात है, टीचर्स के ऊपर खर्चा करने की बात है, तो ये कर रहे थे सालाना 300 करोड़ रुपए, और मार्केटिंग में ये खर्च कर रहे थे उससे 9 गुना ज्यादा पैसा, जिसकी वजह से इनकी कंपनी में अट्रीशन बहुत ज्यादा है। यानी कि टीचर्स आते थे, उसके बाद भाई साहब टीचर्स कहते थे हाथ जुड़ा लो, तुम मार्केटिंग पे पैसा खर्च कर लो और हम तो चले। इसके अलावा इनकी कंपनी का जो कल्चर है ना, वो भी कोई खास अच्छा नहीं था। आपने बहुत सी जगहों पे, इंटरनेट पे या फिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में इनकी कंपनी की रिकॉर्डिंग सुनी होगी, जहां पे इनके सेल्स एम्प्लॉय से इनके सेल्स मैनेजर जो है वो गालियां देके बात कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं कि कहीं से भी लेके आओ, आप बस सेल्स लेके आओ। एक तरीके से इन्होंने माँ बाप को डरा के, धमका के उनको सामान बेचने का, उनको टैबलेट बेचने का, उनको अपने कोर्सेज बेचने का धंधा शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इनके सेल्स वाले इतने प्रेशर में रहा करते थे कि किसी की नौकरी बचाने के लिए बाकी सब लोग हजार हजार रुपए इकट्ठे करके फेक सेल टैग कर दिया करते थे। अब ये फेक सेल जो है वो टैग करना इतना मुश्किल इसलिए नहीं होता क्योंकि अपफ्रंट आपको सारे के सारे पैसे नहीं देने होते। एज अ पेरेंट आपको एक टोकन मनी देना होता ताकि कोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाए। अब जब ये कोर्स स्टार्ट हुआ जाया करता था, इसमें भी बायजूस जो है वो घपला किया करता था। अब जो ये 18 महीने देर हुई है, ये बता देता हूं देर हुई क्यों है। देर इसलिए हुई है कि मान लीजिए आपने 1 लाख का कोर्स जो है वो 10,000 रुपए देके बुक कर लिया, यानी कि टैग कर लिया। अब कहानी यह बनी कि बायजूस अपने नंबर्स को एग्जैचुरेट करने के लिए, क्योंकि भैया इनकी तो फंडिंग चल रही है, इनको दिखाना हमारा रेवेन्यू बहुत ज्यादा बड़ा है, तो जैसे ही एक सेल टैग होती थी ये पूरा का पूरा रेवेन्यू दिखा देते हैं। यानी कि कस्टमर ने दिए सिर्फ 10,000 रुपए, लेकिन उसको ये सेल पूरी दिखाते थे, पूरे 1 लाख रुपए की सेल दिखाते थे, और इसकी वजह से इनका रेवेन्यू जो है वो बहुत ज्यादा एग्जैचुरेट हो जाता था। अब डेलॉयट ने जब ये चीज को ऑडिट किया तो डेलॉयट ये चीज सामने लेके आए, और इसके बाद से इनकी दिक्कतें जो है वो बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई। इन्होंने कहा हम इस चीज को फिक्स कर रहे हैं, हम आपको स्टेटमेंट जल्दी देंगे, और इन्होंने लगा दिए अब 18 महीने। और जो डेलॉयट है जिन्होंने ये चीज पकड़ी, इसको इन्होंने रिजाइन करा दिया। रिजाइन एज अ पोस्ट ऑफ ऑडिटर इन्होंने उसको रिजाइन करवा दिया, और इन्होंने नया ऑडिटर रख लिया, जबकि जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट डेलॉयट के साथ था वो 2025 तक का था। तो मतलब भाई साहब इनकी तो दाल जो है ना, मुझे लग रहा काली दाल बना के इन्होंने उसके अंदर कुछ पीली दाल मिक्स करने की कोशिश करी है, इतना घपला चल रहा है। अब इस फेक सेल वाले इशू पे जो इनके फाउंडर हैं यानी कि
बायजूस रविंद्रन, उन्होंने कहा है कि हम इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा इन्होंने अब अपने एम्प्लॉयज के ऊपर भी खर्चा करना शुरू कर दिया। तो जो भाई साहब 300 करोड़ रुपए का खर्चा किया करते थे ये मात्र, उसको अब इन्होंने बजट बढ़ा दिया और अब इसको 1943 करोड़ रुपए कर दिया। भाई साहब इतना ही देना था तो पहले देते थे, क्यों? क्योंकि भाई इतने लोगों ने रिजाइन मार दिए। कुछ आर्टिकल्स के हिसाब से तो इनके बोर्ड के कुछ मेंबर्स ने भी रिजाइन मार दिया, हालांकि इनके स्पोक्स पर्सन ने आके कह दिया नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई, कोई ऐसे टॉप जो मैनेजमेंट है उन्होंने किसी ने भी रिजाइन नहीं मारा। लेकिन भाई साहब जो हालात चल रहे हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर अब ये जान लेते हैं कि भाई साहब बाकी सब चीजें हो गई, ऑडिट हो गया, क्या स्कैम चल रहा है, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, ये समझते हैं कि इनको नुकसान हो कहां रहा है, क्योंकि इनके पास 90 लाख जो हैं वो पेड सब्सक्राइबर्स भी हैं, पेड स्टूडेंट्स भी हैं, बाकी धड़ल्ले से इनकी सब चीजें बिक रही है, खतरनाक मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मार्केटिंग का जो इंपैक्ट है वो क्यों नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो कहां लॉस कर रहे हैं भाई, कौन सा गांजा फूक रहे हैं। और उससे पहले ये देख लेते हैं कि भाई साहब ये पैसा कहां से कमा रहे हैं, यानी कि इनका रेवेन्यू मॉडल क्या है। तो पहली चीज जहां से ये पैसा कमाते हैं वो है लाइव क्लासेस यानी कि ट्यूशन क्लासेस ऑन इंटरनेट लाइव, उससे पैसा कमाते हैं। दूसरे नंबर पे ये पैसा कमाते हैं ऑफलाइन क्लासेस से। तो कोरोना के बाद भाई साहब सब कुछ खुल गया और इनको देखा कि यार ऑफलाइन की भी जरूरत है, तो इन्होंने कुछ शहरों में अपनी ऑफलाइन कोचिंग शुरू करी और वहां पे ऑफलाइन क्लासेस देने लगे। और इसके अलावा ये कमाते हैं अपने टैबलेट्स और मेमोरी कार्ड बेच के, यानी कि जो बायजूस टैबलेट हैं जिसके अंदर कोर्सेज होते हैं, मेमोरी कार्ड जिनके अंदर कोर्सेज होते हैं, उससे ये कमाते हैं। और ये कमाई जो है ये 80% है पूरे टोटल रेवेन्यू की। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई साहब पैसा जा कर रहा है, ये कहां रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं। तो भाई साहब इनकी कंपनी है व्हाइट हैट जूनियर। अब इसका आपने बहुत हल्ला सुना होगा क्योंकि इन्होंने दबा के टीवी पे एड्स चलाए और इन्होंने कहा भाई साहब हम छठी क्लास से जो है बच्चे को कोडर बना देंगे और उसको गूगल जो है वो ले जाएगा और फेसबुक ले जाएगा और दुनिया भर का टंटा। अब इन्होंने इस चीज को इतना खतरनाक मार्केट किया कि एक कॉमन इंसान के दिमाग में ना एक बात आ गई और कह रहे भाई साहब ये जो लड़का है जिसका नाम आपने वुल्फ गुप्ता रख रखा है, जिसको आप मार्केट कर रहे हो दबा के कि भाई साहब ये 6 साल का बच्चा था, इसको हमने कोडिंग सिखाई, ये वो सो, इसका जरा नाम पता दे दो, हम इससे मिलाए जरा। तो बाद में पता चला भाई साहब ये इनकी मार्केटिंग टीम का मनगढ़ंत कैरेक्टर है जिसका नाम इन्होंने रखा हुआ भाई साहब वुल्फ गुप्ता। और किसी का भी कोई भी ऐसा पैकेज नहीं लगा, ना इन्होंने किसी छठे क्लास के बच्चे को ऐसी कोडिंग वोडिंग कुछ सिखाई है जिससे उसकी गूगल में नौकरी लगी हो। ये सिर्फ फेक मार्केटिंग कैरेक्टर है, एक फेक कहानी जो है वो मार्केट की जा रही है और बच्चों के माँ बाप को कहा जा रहा है भाई साहब हम तो कहां बैट बॉल खेलेगा वो, कोडर बनाओ। उसके बाद आ गया चैट जीपीटी। खैर चैट जीपीटी मतलब बना दो कोडर, कोडरों की लगी पड़ी है। मतलब जो माँ बाप देख रहे हैं इसको उनको बता दूं कि भाई साहब ऐसा कोडर वोडर में भी अब इतना कुछ खास नहीं बचा, चैट जीपीटी आ चुका है। खैर तो इसके बाद वो जो कॉमन इंसान थे जिनका नाम था प्रदीप पुनिया, उन्होंने इनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया। भाई साहब उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया, इन्होंने उनको ब्लॉक करा दिया, इन्होंने ट्विटर पे लिखना शुरू करा, उन्होंने ट्विटर ब्लॉक करने शुरू कर दिए, लिंक्डइन इनके भाई साहब उनके पीछे पड़ गए। उसके बाद उनके ऊपर 20 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस डाल दिया इन्होंने। अब एक आम आदमी यार जो सच बोल रहा है उसके ऊपर 20 करोड़ रुपए का केस डाल दोगे तो वो वैसे ही हिम्मत हार जाएगा, लेकिन भाई उस आदमी ने हिम्मत नहीं हारी और इनको लास्ट में वो केस वापस लेना पड़ा। अब इस व्हाइट जूनियर का हाल ये है कि ये जितना पैसा कमाते हैं उससे 5 गुना ज्यादा जो है वो लॉस कर देते हैं। यानी कि अगर आप पैसों की बात करो तो इन्होंने पिछले साल कमाए 336 करोड़ रुपए और इन्होंने जो एक्सपेंस किया यानी कि जो इनका खर्चा है वो है 1548 करोड़ रुपए। तो भाई साहब ये एक होता है ना घर का बेकार बच्चा, तो इन्होंने जब से व्हाइट हैट जूनियर एक्वायर किया इनका किस्मत ऐसी खराब हो गई है, ये ऐसा बेकार बच्चा है जो सिवाय खर्चे कुछ कर ही नहीं रहा है। ओहो अब तो सब बात होगी, कहां खर्चा हो रहा है, कहां पैसा आ रहा है, पैसा कहां जा रहा है, क्यों लॉस हो रहा है, ये सब चीजों की बातें होगी, इतनी मेहनत होगी। आप ना लाइक कर दो, आपने अभी तक लाइक तो करा नहीं है, इतनी सुन ली तो लाइक कर दो। और लाइक करते ही अब हम चलते हैं उस टॉपिक की तरफ कि भाई साहब आखिर स्टेक पे लगा क्या हुआ है, क्या है ऐसी वो चीज है जो अगर बायजूस फ्लॉप तो नहीं कह सकते, बैंकरप्ट या फिर मतलब कह लो ये बायजूस का बबल अगर फटा तो क्या चीज है स्टेक पे। तो कहानी है कि बायजूस ने ना इन टोटल $5 बिलियन का लोन ले रखा है अलग अलग इन्वेस्टर से। $5 मिलियन हो गए 41,000 करोड़ रुपए के आसपास, जिसमें से इन्होंने $1.2 बिलियन के लोन पे डिफॉल्ट भी कर दिया। यानी कि इन्होंने कुछ किस्त देनी थी 300 कुछ करोड़ रुपए की, वो इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, यानी कि जो उसकी इंस्टॉलमेंट है वो इन्होंने नहीं दी है और उसके लिए इन्होंने जाके न्यूयॉर्क में केस कर दिया। जिस कंपनी से इन्होंने पैसे लिए थे उन्हीं के ऊपर इनका कुछ डिस्प्यूट चल रहा है फिलहाल पैसे को लेके कि भाई साहब हमने क्यों पैसे नहीं दिए और इन्होंने हमारे साथ बुरा करा, कोई टर्म लोन का चक्कर है। अब टर्म लोन अगर आप नहीं जानते तो टर्म लोन भी एक जुगाड़ है जिससे जो ये कंपनीज हैं वो पैसा लेती हैं, यानी कि फंडिंग होती है। इसके अलावा होता है टर्म लोन। टर्म लोन में ये स्पेसिफिक कर देते हैं भाई इतने टर्म में हमने आपको इतना पैसा दिया है, आपको इतने पैसे वापस देने, इस इंस्टॉलमेंट में देने, ये सब चीजें होती हैं। तो इट इज नॉट फॉर्मल लोन, इट इज लाइक टर्म लोन जो एक कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है और उसमें रख देते हैं कि भाई साहब आप नहीं दे पाओगे तो ये होगा, दोगे तो ये हो गया। टर्म लोन आपको समझ में आ गया। इसके अलावा ब्लैक रॉक जो कि एक यूएस इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट फर्म है, इनकी
इवैल्यूएशन जो है, टोटल इवैल्यूएशन 22 बिलियन डॉलर से घटाकर 8.4 बिलियन डॉलर्स पे आकी है, जो कि भाई साहब जितने लोगों ने इसके अंदर पैसा डाला हुआ है ना, उनके लिए एक बहुत ही नेगेटिव चीज है। और ये जो आईपीओ एंटिसिपेट कर रहे हैं आगे आने वाले सालों में, ये उसके लिए भी बहुत ही बुरी न्यूज है, क्योंकि अब आईपीओ वैसे नहीं उठेगा जैसे इनके लिए उठना चाहिए था जब इनकी इवैल्यूएशन जो है वो 22 बिलियन डॉलर्स तक की थी। तो कुल मिला के बायजूस के लिए जो है वो अच्छा टाइम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि भाई ये सच में स्कैम है या फिर ये मिसमैनेजमेंट है, कैसे जो है वो बायजूस इस सब चीजों से बाहर निकलेगा, कैसे इन्वेस्टर्स का इतना जो पैसा लगा हुआ है उस पे बायजूस उनको रिटर्न दे पाएगा, कैसे इन सब दिक्कतों से उभरेगा बायजूस। और सबसे जरूरी, क्योंकि इन्वेस्टर्स का तो भाई साहब धंधा है पैसे लगाना और पैसे लगा के पैसे कमाना, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है वो 90 लाख पेरेंट्स जिन्होंने 90 लाख बच्चों के लिए अपने 90 लाख कोर्सेज खरीदे हैं, इनके एडवांस पेमेंट कर रखी है। अगर बायजूस कंपनी को कुछ होता है तो उन 90 लाख बच्चों के कोर्सेज का क्या होगा, उनके ट्यूशंस का क्या होगा, उनके ऑनलाइन क्लासेस का क्या होगा, जिनके लिए उन्होंने ऑलरेडी पे कर रखा है। तो ये सब देखने वाली चीज है। अगर आपको इसके बाद जो अपडेट आती है वो जानते रहनी है बायजूस के ऊपर, तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे पता है आपने इससे पहले नहीं किया था। और अगर सच में वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि यूट्यूब मैया को ये पता चले कि ये लड़का सही काम कर रहा है। और आपको किसी ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो चाहिए, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, थोड़ी सी मस्ती के साथ, तो कमेंट कर देना वो टॉपिक। हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम हर वेडनेसडे और हर सैटरडे जो वीडियो लेके आते हैं उसमें से एक वीडियो आपके टॉपिक पर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।